हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करंट एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, मैंने एक पोल डाला था अपनी यूट्यूब कम्युनिटी में कि भाई आप लोगों को ईएमआरएस में जो है पीजीटी टीजीटी के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए या नहीं। तो उस पोल में मैक्सिमम बच्चों का आंसर यस था। अप्रोक्स 71% बच्चे थे। मैं आपको यहाँ पे पोल भी दिखा दूंगा साइड में करके कि उसमें क्या क्या आंसर आया था। तो अब मैं चाहता हूँ कि जैसे आप लोगों ने उस पोल में पार्टिसिपेट किया था, ऐसे ही कृपया करके इस वीडियो को भी लाइक करना, क्योंकि क्वेश्चन ढूंढने में तो मतलब मदद अलग ही लगती है, मेहनत लगती है सॉरी, पर जो मैंने हर एक क्वेश्चन को हर एक स्लाइड में लगाया, उसके बाद उसका आंसर भी दिया है। यानी एक स्लाइड में एक क्वेश्चन ही रखा आपको बिल्कुल आसानी से समझाने के लिए। और सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, मैं इस क्वेश्चन के साथ जो भी अगर एक्स्ट्रा नॉलेज भी इसमें क्वेश्चन में मिलते हैं तो मैं भी आपको प्रोवाइड करूंगा। और मैंने लिख भी रखी है। अगर आपको आवाज़ का इशू आ रहा है तो भी बता देना। हालांकि मैंने अपना सब कुछ अच्छे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप लोग को बिल्कुल भी इशू तो नहीं आएगा। फिर भी मैं चाहता हूँ अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स कर देना। और हम इस वीडियो को, ये सीरीज़ है, हम एक और बात जानना चाहता हूँ कि जो ये हमारी एक सीरीज़ चलेगी जिसमें मैं आपको एक सारा कुछ नहीं बता रहा हूँ। आज हम जनरल जो कॉमन पेपर होगा ना पीजीटी टीजीटी का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हो सकता है कोई आप लोग हो गए इंग्लिश के, ईवीएस के, एसएसटी के, तो उन सब्जेक्ट्स का नहीं, बल्कि जो कॉमन पेपर है सभी को देना, चाहे वो हिंदी का हो चाहे मैथ का हो या चाहे इंग्लिश का हो, उसको देना है। तो उसके कुछ जो सब टॉपिक्स होते हैं उसके बारे में हम पेपर देने वाले हैं। जैसे आज हम जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, कुछ नहीं, जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है ना तो मैं कंटिन्यू रखूँगा। वैसे तो एक सीरीज़ कोशिश करूँगा मैं पूरी करूँ, पर इसके अलावा भी अगर आपको पेपर के नज़दीक में आपको और भी पेपर चाहिए, यानी एक मॉक टेस्ट के रूप में चाहिए, तो वो भी बता देना। हालांकि इस सीरीज़ का जो कंसेप्ट रहेगा ना, एवरी मंडे को, हर मंडे को आपको 9 AM पे आपको वीडियो मिल जाएगी। हर वीकली में इसका एपिसोड कह रहा हूँ मैं, वीकली में एक वीडियो जनरेट करूँगा। जैसे कि आज की कोई वीडियो आपको मंडे को मिल रही है, ऐसे ही आपको अगली वीडियो मिलेगी। तो बस लाइक करना, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर देना और मेहनत के लिए दोस्तों अपना एक प्यार योगदान जरूर देना। तो हम शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ, चलिए। कंसिडर द फॉलोइंग रूल, इसमें बात करी गई अशोका, दशरथ मौर्य, बृहद्रथ और कुणाल, इनमें से कौन से को देवान प्रिय। देवान प्रिय एक टाइटल है, आप देखते होंगे, आपने अगर कोई एक शो देखा है जैसे जो आया था अशोका द ग्रेट के नाम से, उसमें बताया गया था देवान प्रिय, देवान प्रिय। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ये अशोका और उसी के ही जो ग्रैंडसन है दशरथ मौर्य, उनको ही देवान प्रिय का टाइटल दिया गया था। इसमें आपको मैंने बताया भी है, अशोका और उनका ग्रैंडसन का नाम भी आप इस पर जान सकते हैं, क्या है? देवान प्रिय, यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है। मैं ऐसे बता रहा हूँ कि और भी आगे क्वेश्चन जो आएंगे ना, मैं आंसर बताऊंगा और नेक्स्ट स्लाइड पे उसका आंसर भी रखा हुआ है, और उस आंसर से आप जान सकते हैं, और उसके साथ ही कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे रखी होगी। और वीडियो अच्छी लग रही है ना, लाइक कर देना। तो हम पढ़ चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं। वीडियो द बैटल ऑफ बेदारा इन 1759 मार्क्ड टू एक्सप्लोजन ऑफ विच पावर फ्रॉम इंडिया, यानी कि जो बैटल थी 1759 में, तो उसमें किस पावर को ज़्यादा बढ़ावा दिया था? पोर्तुगल को, हॉलैंड को, फ्रांस को, डेनमार्क को। तो इसको पढ़ते हैं हम आंसर डी। अब इसमें मैंने पूरी डिटेल के बारे में बता रखा है कि क्या क्या हुआ था उसमें। चलिए, जो किस किस के बीच फिट गई थी? ब्रिटिश आर्मी और डच आर्मी के बीच में। ये बंगाल में लड़ाई गई थी, और इस में ब्रिटिश ने ना डच को लेफ्ट कर दिया था इंडोनेशिया, मतलब यहाँ से ब्रिटिश जीत गए थे और डच हार गए थे, यानी ब्रिटिश लोग यहाँ से जीत गए थे और डच लोग हार गए थे। हारने के बाद कहाँ चले गए थे? इंडोनेशिया। ये लड़ाई किस किस के बीच में लड़ी गई थी? ब्रिटिश और डच लोगों के बीच में। आप जान सकते तो, यानी किसको बढ़ावा मिला? यानी कि आंसर नंबर डी, ब्रिटिश लोगों को। बहुत आसानी से पढ़ाऊंगा मैं, जल्दबाजी नहीं भागने वाला हूँ। आपको हल्का सा दिक्कत लगता है तो वीडियो को 1.2x पे देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट हैव बॉर्डर विद द चाइना। आप देख सकते हैं चाइना बहुत विशाल कंट्री है, यानी कि उसका जो क्षेत्रफल है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, इंडिया से भी बड़ा है। तो उसमें से इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री जिसके साथ उसका बॉर्डर नहीं लगता है? आप यहाँ पे देखिए, म्यांमार, अफगानिस्तान, थाईलैंड, कजाकिस्तान। तो किस किस के साथ बॉर्डर लगता है आप देख सकते हैं, यानी कि इसका जो बॉर्डर है वो हमारे यहाँ पे थाईलैंड के साथ नहीं लगता है। देखिए, चाइना का किस किस के साथ बॉर्डर लगता है वो देख लीजिए, यहाँ पे सब कुछ दे रखा है। चाइना का एक ग्रेटेस्ट है, इतने किलोमीटर का 14 कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर लगता है। नॉर्थ कोरिया, रसिया, मंगोलिया, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, म्यांमार और लाओस एंड वियतनाम। यानी कि इसमें कौन सा कंट्री नहीं है? थाईलैंड। थाईलैंड के साथ इसका बॉर्डर नहीं लगता है। तो नेम व्हाट इज द जनरल डायरेक्शन ऑफ साइक्लोन फ्रॉम इन बे ऑफ बंगाल। जो बे ऑफ बंगाल में जो साइक्लोन है तो किसकी तरफ से भागते हैं, वो इसमें ये पूछा गया कि जो बंगाल के तूफान होते हैं वो किसके, मैं हिंदी में बता रहा हूँ, अगर आपको हिंदी के स्टूडेंट्स हैं ना तो आप देख सकते हैं वीडियो क्वेश्चन देख सकते हैं, और हिंदी में उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ वो भी समझ सकते हैं।
ईस्ट टू वेस्ट जानते हैं, वेस्ट टू ईस्ट आते हैं, वेस्ट टू साउथ या नॉर्थ टू साउथ, ये 4 ही डायरेक्शन होती है। मतलब आपको इस ये जो तय ना किधर से भागते हैं, ऐसे भागते हैं, ऐसे भागते हैं या फिर ऐसे भागते हैं, वो सब इसमें पूछ रखा है। चलिए बताते हैं। जो कौन सी डायरेक्शन होती है हमारे यहाँ पे, ईस्ट टू वेस्ट। बंगाल में जितने भी तूफान होते हैं उनकी डायरेक्शन क्या, ईस्ट टू वेस्ट की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री करेक्टली एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सोशलिस्ट इन द प्रेम्बल। इनमें से कौन सी चीज़ है जिसमें सोशलिस्ट की बात करते हैं, नेशनलिज्म ऑफ अबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी, इरेडिकेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड वेस्टेड इन्वेस्ट। तो आंसर क्या, आंसर नंबर सी। आंसर नंबर सी जो एडिट किया था 42, इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, जो 42 अमेंडमेंट में एडिट किया था। और इसका मतलब एडिशन ऑफ सोशलिस्ट इंडिकेट द इनकॉर्पोरेशन एंड फिलोसफी इन सोशलिज्म इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड विच एम्स द एलिमिनेशन ऑफ इक्वालिटी इनकम स्टेटस एंड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आंसर इसका सी। निक्की क्या, NIKKEI, ये क्या है, इसका मतलब क्या है ये भी देख लीजिए। शेयर मार्केट का प्राइस है, नेम ऑफ जापान है, जैपनीज नेम ऑफ कंट्री प्लानिंग कमीशन है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ऑफ जापान है। इसका मतलब क्या है, द निक्की 225 जो है, आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे होंगे, निक्की 225 मोस्टली कॉल द निक्की, यानी कि जो क्या है एवरेज स्टॉक मार्केट है टोक्यो का। टोक्यो का है जापान में, स्टॉक मार्केट किसका है, टोक्यो का। निक्की जो जैसे हमारे यहाँ पे सेंसस होता है, यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ऐसे वहाँ पे क्या है निक्की टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या, निक्की 225। अब सोच रहे हो आप ये क्यों बता रहा हूँ मैं, पेपर तो EMRS का होने वाला है और मैं बता रहा हूँ यहाँ पे टोक्यो की। तो ये एक जनरल वर्ल्ड का अफेयर्स में क्वेश्चन आता है और मैंने NTA के पैटर्न के हिसाब से आपको क्वेश्चन डिजाइन करी है। इट डिफाइंड एज रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, यानी कि रेट ऑफ ट्रांसफर एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, थोड़ा साइंस वाले क्वेश्चन इससे रिलेट करेंगे। यानी कि पावर, पावर क्या कहलाती है, रेट ऑफ डिफाइंड ऑफ एनर्जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, अल्कलाइज आर फेयरली इनएक्टिव, अल्कलाइज बर्न विद ब्लू फ्लेम, अल्कलाइज बर्न विद येलो फ्लेम। अल्कलाइज क्या होता है, बेसिक नेचर, आप सब जानते हैं। अल्कलीन्स पूछा है इसमें तो वैसे भी, सॉरी अल्कलीन्स पूछा है, अल्केन्स, अल्किन, अल्काइन किस बारे में पूछा है। इसका आंसर क्या होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा रखा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना दोस्तों, तो प्लीज़ पढ़ लेना, उसमें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव ड्यू टू प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, कार्बन इनमें, हाँ आप सब जानते हैं अल्कीन्स में क्या होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है। आर बर्न्ड विद अमेजन इन रिच इन ओरिजिन एंड इफ द टेम्परेचर इज वेरी हाई अल्कलाइंस गिव CO2 एंड अल्कलाइन डू नॉट बर्न विद ब्लू फ्लेम। ये आंसर आ गया, अल्कलाइन ब्लू फ्लेम के साथ भी नहीं बर्न करते हैं, अल्कलाइन और येलो फ्लेम के साथ भी नहीं। ऑप्शन का आपका डी। ठीक है, अगर हाँ एक बात और बताना चाहता हूँ आपको, जहाँ अगर PDF चाहिए ना तो PDF हमारे यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और एक दोस्तों मैं एक और पूछना चाहूँगा, आपको रेगुलर एपिसोड की PDF चाहिए, मतलब जैसे आज की वीडियो होगी, आज के जितने क्वेश्चन होंगे वो PDF में चाहिए, या फिर आपको जो कंपाइलेशन वाली चाहिए, जो मैं जब ये पूरा कॉमन पेपर का एक सेट हो जाएगा, जैसे एक पूरा मॉक टेस्ट हो जाएगा, जब चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स कर देना कि इस वीडियो की PDF भी मैं डाल दूँ, या फिर आपको जो फाइनल PDF होती है जो जिसमें पूरे सभी क्वेश्चन होंगे वो वाली डालूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं। द वॉलंटरी मसल्स आर कॉल्ड, जो हमारी वॉलंटरी मसल वो क्या कहलाते हैं, स्टीरेटेड, स्मूथ, कार्डिएट या फिर अनसेचुरेटेड। तो इसका आंसर क्या होगा, द वॉलंटरी मसल को क्या रहता है, स्टीरेटेड मसल्स। कौन सी मसल होगी ये, स्टीरेटेड मसल, यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द विच एम्पर रो द नंगानंद इन संस्कृत डायनेस्टी, इनमें से कौन से राइटर ने नंगानंद लिखा है, नंगानंद, ये आप जान सकते हैं धनानंद था, उसके बाद जो नंद डायनेस्टी का आखिरी रूलर था वो धनानंद था। ऐसे ही इसमें जो किसने लिखा है वो चलिए हम बात करते हैं। नंद डायनेस्टी जो है कब लिखी गई थी, 600 हर्षवर्धन के दौरान लिखा गया था। कौन से राजा ने लिखा था, आंसर ऑप्शन आंसर बी है, हर्षवर्धन। इसका कब इसने कब राजा किया था, 606 से लेकर 648 CE तक। आप CE और BC में कन्फ्यूज तो नहीं होते ना दोस्तों, ये आपको क्लियर होना चाहिए BC और CE क्या होता है। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर ड्यूरिंग। ओके, अगेंस्ट होम स्कंदगुप्त हैड द वेज लॉन्ग वॉर्स विद द नॉर्थ वेस्ट रूलर, इनमें यानी कि इनमें से किसके साथ स्कंदगुप्त, आप जो गुप्त डायनेस्टी के बहुत अच्छे रूलर, यानी कि एक इंपॉर्टेंट रूलर जो गुप्ता डायनेस्टी आई थी उसके हैं, तो उसमें साकात थे, यूनास थे, हंस थे, ग्रीक थे। आपको पता होगा जब आप लड़ते हैं नॉर्थ वेस्ट रूलर्स में, स्कंदगुप्त ने बहुत सारी लड़ाई लड़ी हैं, आपको ये जानते हैं। तो इसमें से किसके साथ वो उनके सबसे ज़्यादा लड़ाई हुई थी, आप यहाँ पर देख सकते हैं किनके साथ लड़ाई हुई थी, जो होते हैं हुन्स। ऑप्शन नंबर सी। नोमैडिक वेजर्स जो यानी कि जो क्या थे, आदिवासी थे, कहाँ जिनके पड़ोसी होते चाइना,
संस्कृत एम्पायर रूल ओवर द मेजर पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर द डेथ ऑफ गुप्ता एम्पायर समुद्रगुप्त देयर वाज लेस कंट्रोल ऑफ जब समुद्रगुप्त कौन सा, नेपोलियन ऑफ इंडिया कौन कहते हैं, समुद्रगुप्त। आप यहाँ पे लिख सकते हैं नेपोलियन ऑफ इंडिया। मैं यही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा था दोस्तों, जो मैं आपको इसमें प्रोवाइड करता हूँ, जो इसमें भी नहीं लिखी है। वैसे तो मैंने लगभग मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन अपनी PDF में लिख रखी है, अगर कोई रह जाती तो इसको समुद्रगुप्त ने। इसके बाद क्या होता है कि इनकी ना गुप्ता एम्पायर जो था तो उसकी कंट्रोल अपने छोटे छोटे प्रोमिनेंट स्टेट्स पे ना टूटने लगती, तो इसलिए हुनाद जो है इस पर आर्म फोर्स करती है और इस पर गुप्ता डायनेस्टी भी अटैक कर देते हैं। क्योंकि जब तक अगर कोई मेन रूलर होता है, यानी कि जो अच्छा रूलर जो पूरी कम्युनिटी को साथ रख लेता है, तो तब तक तो लोग विद्रोह नहीं करते। जैसे उसका कोई वंशज कमज़ोर पड़ता है, यानी कि ढीला पड़ता है, तो वापस में अटैक करते हैं। ऐसे ही होता है आज तक हमारी हिस्ट्री में, इतिहास में ऐसे ही होता आ रहा है। वेदा इज़ अ ट्राइब फिर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, यानी कि वेदा किस कम्युनिटी की है, म्यांमार, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, किस कम्युनिटी की ट्राइब है? ऑप्शन नंबर सी ये है श्रीलंका की। आप देख सकते हैं यहाँ पे श्रीलंका की कम्युनिटी की ट्राइब के क्या कहते हैं, वेदा। अलोंग विद अदर सेल्फ आइडेंटिटी नेटिव ग्रुप सच एज कोस्ट वेद, इनको और किस नाम से जाना जाता है? कोस्ट वेदाज, अरुणादापूर्णा वेदाद, बिनिटी वेदाद अकॉर्डिंग टू इंडिजिनियस स्टेट। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा था, सुन लिया आपने। किस किस नाम से जाना था? वेदास के नाम से, अरुणदपुरा, वेनदास, बिनतेन। ठीक है। द इक्वेटर डज नॉट पास फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इनमें से इक्वेटर कौन सी कंट्री से पास नहीं किया था? केनिया से, मैक्सिको से, इंडोनेशिया से, ब्राज़ील से। इनमें से कौन सी कंट्री ऐसी है जिसमें से इक्वेटर ऑफ द लाइन, जो हमारी इक्वेटर लाइन है, वो किस पास नहीं होती? हमारे पहले आपको ये बताता हूँ, अब आंसर नंबर बी। आंसर बी कौन सा है? हमारे मैक्सिको। मैक्सिको से, अब ये मैक्सिको से बता दिया, मैक्सिको से पास नहीं होती, पर ये भी तो बताना जरूरी है कि किस किस कंट्री से पास होती है। वो कौन सी हैं हमारी कंट्री? इक्वेडा, कोलंबिया, ब्राज़ील, सैम्तो प्रिंसिपी, गैबोन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केनिया, कोमलिया, मालदीव, इंडोनेशियन, किरीबिर्ती। ये ऐसी 13 कंट्री है जहाँ से हमारा इक्वेटर पास करता है। और जो उसमें कंट्री कौन सी थी? मैक्सिको। मैक्सिको से हमारा ये इक्वेटर पास नहीं करता। ठीक है। विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन वॉज एडिड बाय 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इनमें से कौन से शेड्यूल के अंदर हमारा 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऐड किया गया था? कौन से 12th शेड्यूल के अंदर हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऐड किया गया था? कौन से 12th शेड्यूल के अंदर? 1992 में 12th। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द पावर एंड अथॉरिटी ऑफ प्रिंसिपल। ये जो 12th शेड्यूल आया था कब आया था? 1992 में। स्टैगफ्लेशन इज डिफाइंड एज, स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या होता है? मतलब जो रुकावट आ जाती है तो उसे क्या कहते हैं भाई? इसमें क्या होता है? इन्फ्लेशन कम होती है, ग्रोथ कम होती है, लो एम्प्लॉयमेंट कम होता है, ऐसा पूछ रहा है इन 4 ऑप्शन में क्या होता है। तो स्टैगफ्लेशन एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ कम होती है और हमारे पास जैसे हमारे को सभी को पता है, जिसमें कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ डाउन जाएगी तो उसमें इम्प्लॉयमेंट भी डाउन जाएगा। तो ये उसी से रिलेटेड है। स्टैगफ्लेशन क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम जा रही है और डाउन एम्प्लॉयमेंट भी हाई हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का लाइन है और ऐसी ही लाइन जाएगी यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ की। और जाहिर ये भी बात है कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी हाई कर जाती है तो हमारी जो हमारी एम्प्लॉयमेंट सीट है वो भी ऊपर जा रही है, क्योंकि इकोनॉमिक कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड होती है। यंग मॉडुलस ऑफ परफेक्ट रिजिड बॉडी इज, ये यंग मॉडुलस आप सब जानते हैं। यंग मॉडुलस यानी कि हम स्ट्रेन से निकालते हैं, वो साइंस वाले बच्चे 0, 1 इनफाइनाइट या नहीं, यहाँ क्या होती है? इनफाइनाइट। यंग मॉडुलस को कैसे निकालते हैं? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन करके। जिसको नहीं पता कोई बात नहीं, आप ये याद कर सकते हैं। यंग बॉडी, अगर कोई भी परफेक्ट रिजिड बॉडी है यानी कि बिल्कुल कठोर है, जैसे आप किसी भी स्टूल को कहेंगे तो उसका यंग मॉडुलस कितना आएगा? इनफाइनाइट। स्टोर परफेक्ट रिजिड बॉडी, परफेक्ट रिजिड तो बहुत कम चांस है कहीं मिले, पर परफेक्ट रिजिड बॉडी की बात कर रहा है। वाटर सॉफ्टनर को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वाटर सॉफ्टनर क्या है? बोरेक्स, जियोलाइट। अभी थोड़े साइंस के क्वेश्चन के हिसाब से तैयार हैं, पर आप चिंता मत करिए, ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। वाटर सॉफ्टनर क्या है? एक बोरेक्स। क्या है? बोरेक्स। बोरेक्स इज यूजुअली यूज्ड टू रिटेन द अल्कलिनिटी सोप ऑफ सॉलिड रेदर देन टू सॉफ्टर वाटर। जो बोरेक्स होता है ना, वो क्या करता है? रिमूव करता है अल्कलिनिटी। अल्कलिनिटी यानी कि वाटर का बेसिक नेचर को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या? बेसिक नेचर को कम करने के लिए। जियोलाइट जो होता है वो क्या है? जियोलाइट इज यूज्ड टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर। बिकॉज जियोलाइट की क्या काम करता है? हार्डनेस रिमूव करता है, और बोरेक्स अल्कलिनिटी को रिमूव करता है। ये आसान सा क्वेश्चन है, बस एक बार ये समझ लिया तो याद हो जाएगा। मैंने समझा दिया। बोरेक्स जो है वो आपकी अल्कलिनिटी को रिमूव करता है और जो जियोलाइट है वो आपकी उसको रिमूव करता है। ठीक है। ग्यूचर डिसीज एसोसिएटेड विद अबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ, ये जो डिसीज़ है वो किसके साथ अबनॉर्मल है? फैट, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। ये डिसीज़ हमारी किसके साथ रिलेटेड है? फैट के साथ। फैट जो लिपिड एसिड में आप एक
इनहेरिटेड डिसीज और मेटाबॉलिज्म, यानी कि ये आपको कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स से मिलती है ऐसी डिसीज। अगर फैट ये कौन सा डिसीज, नाम पढ़ने में बहुत अजीब लग रहा है, ग्लूकोसेरिब्रोसाइड कैन नॉट बी एजुकेट डिग्रेडेड, यानी कि इसमें ये वाला साइड ना एजुकेट डिग्रेड यानी कि ढंग से डाइजेस्ट नहीं होता ग्लूको। हालांकि प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी गलती हो सकती है, आप अपने आप से पढ़ सकते हैं। ये देखिए आप क्लीन कर दिया स्क्रीन, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं आसानी से किससे डिसीज होती है, फैट से। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे मैच करना है। मैच क्या करना है, ये देखिए मैच हमें क्या करना है कि भाई कौन सी लड़ाई कब हुई थी। 1192 में क्या हुई थी, सेकेंड बैटल ऑफ टेरिन, यहाँ पे इसको मैच कर सकते हैं ऐसे। डेथ ऑफ अकबर कब हुई थी, औरंगजेब की डेथ कब हुई थी, पानीपत की लड़ाई कब हुई थी, आप जान सकते हैं 1605 में, ऐसे कर सकते हैं। अब इसका आंसर क्या होगा, चलो मैं यहाँ पे पीछे वाले क्वेश्चन पे ले आता हूँ। सेकेंड बैटल ऑफ टेरिन कब हुई, 1190। औरंगजेब की डेथ 1707 में। थर्ड बैटल पानीपत, सॉरी मैं पीछे गलत बता दिया था, 1761 में। और डेथ ऑफ अकबर 1605 में, यह सब यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको आंसर आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स कर देना, वीडियो को पॉज करना फिर कमेंट बॉक्स कर देना कि द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर रिवर क्या है, पेनिनसुलर इंडिया की कौन सी रिवर है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। गोदावरी। गोदावरी को क्या कहा जाता है हमारे यहाँ पे, लॉन्गेस्ट, ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर। इट ओरिजिन, यहाँ पे देखो ये है ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं, त्र्यंबकेश्वर, नासिक से, महाराष्ट्र से। और कितनी लंबी रिवर है, 1465 किलोमीटर की जर्नी तय करती है। फिर कौन कौन से स्टेट से गुजरे, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, और फिर कहाँ पे डिस्चार्ज यानी कहाँ पे जाके घुल जाते हैं, बे ऑफ बंगाल। वीडियो तेज तो नहीं लग रही ना दोस्तों, आसानी से लग रही है, आप कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। चाहिए विच अमोंग द फॉलोइंग हैज बीन अवॉर्डेड द यूनेस्को पीस प्राइज फॉर हर चॉइस इन एक्सेप्टिंग रेफ्यूजीज फॉर द जनरल टाइटल बैक इन 2015, यानी कि यूनेस्को जो पीस प्राइज है वो किसको मिला है, जिसने जर्मनी में जो टेरिटरी वो थी उसमें रिफ्यूजीज़ को एक्सेप्ट किया था। रिफ्यूजीज़ को जिसने सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया था, तो उसके हिसाब से किसको मिला है वो देखिए कि रिफ्यूजीज़ को असिस्टेंट करने के लिए जो जर्मनी में सबसे ज़्यादा चांसलर हैं उसको किसको मिला, एंजेला मेर्केल को। एंजेला मेर्केल को यूनेस्को पीस प्राइज़ मिला था। आप सब जानते हैं ये यूनेस्को ऐसे लोगों को पीस प्राइज़ देते थे जैसे रिफ्यूजीज़ आ जाते हैं। अभी यूफ्रीज यूक्रेन से भागे थे, अभी यूफ्रीज बहुत जगह से, यानी कि जो अपने शरणार्थी जिसे कहते हैं उसकी बात कही जा रही है। शरणार्थियों को एक्सेप्ट करने में जो सबसे ज़्यादा मदद, तो उसे यूनेस्को पीस प्राइज़ दिया गया था। ऑप्शन आंसर नंबर सी। हु हैज़ बीन ऑनर्ड द महाराष्ट्र भूषण अवार्ड ऑफ द ईयर 2022। 2022 में महाराष्ट्र भूषण अवार्ड किसको दिया गया है, सीधा आंसर पढ़ते हैं इसमें। द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हैज अनाउंस द सोशल वर्कर रिफॉर्मर दतेरिया अलियास अप्पा वाइज धमादरी विल बी ऑनर्ड विद द महाराष्ट्र फूड। ये पूरा इसका नाम है, ऑप्शन में मैंने आधा नाम पढ़ रखा था, ददेरिया अलियास अप्पा साहिब धर्म दिकरी, ये पूरा नाम है, आप पढ़ सकते हैं आसानी से। इसको 2022 का महाराष्ट्र भूषण अवार्ड दिया गया है। साइक्लोन रिसेंटली स्ट्राइक द कोस्ट ऑफ नेशन एंड रिसेंट रेजिडेंट ऑफ ओकलैंड द लार्जेस्ट सिटी इन न्यूजीलैंड। इनमें से कौन सा साइक्लोन का नाम है, ये देखो सारे नाम एक जैसे लग रहे हैं, आप देख सकते हैं। इनमें से एक ओकलैंड क्या है, न्यूजीलैंड में एक सिटी है, उसमें से कौन सा साइक्लोन स्ट्राइक करा था, वो कौन सा साइक्लोन था, गैब्राइल। आप यहाँ पे नाम की स्पेलिंग याद करके जाना दोस्तों, क्योंकि ऑप्शन में गलत आ सकते, क्योंकि सारे ऑप्शन आपको देख सकते, आपको एक बार ऑप्शन दिखाता हूँ, सारे ऑप्शन कैसे दिख रहे थे। देखिए गबरूल गबरैन, फिर भी एक लास्ट वाला ऑप्शन अलग से दिख ही रहा है, कोई बात नहीं, फिर भी आप आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पे इस सिटी में इसकी आंसर ऑप्शन नंबर डी गैब्राइल, एक तूफान था जो न्यूजीलैंड में आया था। आर्टिकल 3, ये पूछा गया आर्टिकल 370 कौन सी ईयर में रिमूव करी गई थी, कौन सी ईयर में, सबको पता 2019 कब रिमूव करते, और एग्जैक्ट डेट अगर आपसे पूछ लीजिए तो 31 अक्टूबर 2019 को आर्टिकल 370 हटाई गई थी, जिससे हमारी जो जम्मू एंड कश्मीर है अब एक यूनियन टेरिटरी बना दिया है, जिसके दो हिस्से हैं, लद्दाख और जम्मू एंड जे.एंड.के। ठीक है, विच स्टेट टॉप्ड द मेडल टैली ऑफ फिफ्थ एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स। इनमें से कौन से, आप आसानी से बता दें, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इसमें से कौन सा, महाराष्ट्र ने खेलो इंडिया गेम्स में टॉप किया था, ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा इसमें सेकेंड नंबर पे था। ये इसकी सारी लिस्ट है, ये कब क्या खेलो इंडिया में, मैंने इसको एडिशनली तैयार किया है। फिफ्थ एडिशन जो खेलो इंडिया का वो क्या कब कंडक्ट शुरू हुआ था, 15/11 को यूथ गेम था। ओवरऑल चैंपियन क्या होता, महाराष्ट्र, जिसने 161 मेडल्स लिए थे, जिसमें से 56 गोल्ड, 55 सिल्वर, 54। हरियाणा जो था सेकंड पोजीशन में, मैंने आपको पहले बताया था, जिसमें 128 मेडल टोटल कर गए थे, 41 गोल्ड, 32 सिल्वर, 53। और थर्ड स्टेट पे कौन आया था, मध्य प्रदेश। आप ये तीनों स्टेट के नाम जान सकते हैं, और भी अगर सेकंड या थर्ड पूछा जाए तो भी आप आसानी से बता देंगे।
विच ऑफ द फॉलोइंग टीम रिसेंटली बिकम द फर्स्ट एवर वोन प्रीमियर लीग चैंपियन। अभी वुमेन लीग प्रीमियर हुई थी, जैसे हमारा IPL होता है वो मेंस का, ऐसे ही वुमेन्स का WPL होता है, वुमेन IPL। तो उसमें अभी कौन जीता है? अगर आप क्रिकेट नहीं देखते तो कोई बात नहीं, इसका आंसर मैं बता देता हूँ। आंसर नंबर बी, यानी कि मुंबई इंडियंस। कौन सी जीती? मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस वैसे भी हमारे IPL में भी बहुत जीतती है। रिसेंटली अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट इज लॉन्च विच ऑफ द फॉलोइंग। अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट इनमें से कौन सी सिटी में लॉन्च किया गया है? गुरुग्राम। अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट अगर आपको याद नहीं है तो गुरुग्राम में लॉन्च किया गया। इन द ISSF पिस्तौल राइफल वर्ल्ड कप हु अमोंग द फॉलोइंग रिसेंटली वॉन 25 मीटर पिस्टल ब्रॉन्ज मेडल। यानी कि 25 मीटर की दूरी से पिस्टल में किसने, कौन जीता है? ISSF पिस्तौल में कौन जीता है? आंसर सी, मन्नू भाकर। ठीक है, मैंने आखिरी के कुछ क्वेश्चनों में नहीं लगाया आपको अराउंड, क्योंकि ये सिर्फ नाम पूछे गए थे। वर्ल्ड थिएटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड थिएटर डे हमारे पास सेलिब्रेट किया जाता है 27 मार्च को। कब सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड थिएटर डे? 27 मार्च को। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1961 में। ये याद रखना है, 27 मार्च 1961 में इसकी शुरुआत की गई थी वर्ल्ड थिएटर डे को मनाने की। 30 क्वेश्चन है, हम देखिए 30 क्वेश्चन कर चुके हैं। रिसर्चर डिस्कवर्ड अ न्यू पीस ऑफ मोरल इन जियोमनोथोरैक्स तमिलनाडु इज इन विच प्लेस। इनमें से कौन से प्लेस पे वो सब कुछ डिस्कवर किया गया है? आंसर नंबर सी, कुडलोर। अब तक आपने बाकी के 3 नाम सुने होंगे। तिरुवनंतपुरम केरला की राजधानी है, कोयम्बटूर एक शहर है, बेंगलुरु भी कर्नाटका की राजधानी है। तो अब कौन से में यूज करें? आंसर नंबर सी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आपने अब तक वीडियो देखी है ना तो कमेंट्स कर देना, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो और भी बनाई जाए, यानी कि आपको हर वीकली ऐसी वीडियो पढ़ाई जाए, और अगर पेपर पास आते हैं तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मैं बढ़ा दूंगा। वीकली आपको 2 या 3 वीडियोस प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, पर कमेंट्स करना और सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना है। वीडियो बहुत बड़ी बन गई, थोड़ी सी बड़ी बन गई है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। वीडियो और शॉर्ट करूँगा तो आप लोग को आवाज़ समझ में नहीं आएगी, बहुत फास्ट थोड़ा बोल देता हूँ मैं कभी कभार, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। पर दोस्तों कंटेंट के हिसाब से आप देखना, क्वालिटी देखना क्वेश्चनों की कैसी है। अगर अच्छी लग रही है ना तो लाइक कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।